नमस्ते नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज में। जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे, हम लोग पढ़ रहे थे परिसंचरण तंत्र के बारे में, यानी कि परिवहन के बारे में। तो बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको अगर एनसीईआरटी बायोलॉजी का कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दम लगा करके शेयर करें। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं, जानते हैं परिवहन तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र के प्रकार कहा गया है कि परिसंचरण तंत्र वैस्कुलेटर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है खुला परिसंचरण तंत्र, यानी कि इसको कहते हैं ओपन वैस्कुलेटर सिस्टम, और दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र, जिसको क्लोज वैस्कुलेटर सिस्टम कहा जाता है। अब जानते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या है। खुला परिसंचरण तंत्र, इसमें रुधिर किसी प्रकार की वाहिनियों में नहीं बहता है। मतलब रुधिर का बहाव अगर वाहिनी के अंदर नहीं हो, वेन के अंदर नहीं हो, तो ऐसे तंत्र को खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसमें रक्त गुहाओं के माध्यम से स्वतंत्र रूप से रक्त बहता है। यानी कि रक्त में क्या होती है, तो गुहा होती है, कैविटी होती है, जिसके माध्यम से स्वतंत्र रूप से रक्त का क्या होता है, प्रवाह होता है, बहाव होता है। यह प्रणाली मुख्य रूप से अकशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। अकशेरुकी किसे कहते हैं, तो वैसे जंतु जो क्या होते हैं, जंतु दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्टिब्रेट और दूसरा होता है इनवर्टिब्रेट। यानी कि वर्टिब्रेट कहने का मतलब कशेरुकी और इनवर्टिब्रेट कहने का मतलब अकशेरुकी, यानी कि जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसे वर्टिब्रेट यानी कि कशेरुकी जंतु कहते हैं। और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, रीढ़ रज्जु नहीं पाया जाता, उसे अकशेरुकी कहते हैं। जैसे अकशेरुकी में आता है अमीबा, कॉकरोच जिसे तिलचट्टा कहते हैं। उसके बाद आप जान लीजिए स्पाइडर, ये सब क्या है, अकशेरुकी है, क्योंकि इसका शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह जो होता है बच्चों, वह क्या होता है, स्वतंत्र माध्यम में इसका बहाव होता है। जैसे झींगा, कीटों आदि में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जितने सारे जंतु इकाइनोडर्मेट है, अर्थवर्म के जंतु है, वे सब के सब क्या होते हैं, तो इनवर्टिब्रेट होते हैं। और उसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब है बंद परिसंचरण तंत्र, यानी कि क्लोज वैस्कुलेटर सिस्टम की बात अगर करते हैं, तो इसमें रुधिर महीन लचीली धमनियों एवं सिरों में बहता है। जैसे कशेरुकी में हम लोग के शरीर में क्या होता है, तो धमनियां लचीली होती है, वेन लचीला होता है, उसके अंदर रक्त का प्रवाह होता है। रुधिर हृदय से विभिन्न अंगों में पंप किए जाते हैं। जैसे आपको पहले बताए कि रुधिर जो होता है वह क्या होता है, हृदय से पंप करके बहता है ना। यानी कि हृदय जब पंप करती है तब रुधिर क्या होता है, वाहिनियों के माध्यम से शरीर के पूरे ऑर्गन में जाती है। इसमें रुधिर दाब उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, रुधिर दाब, यानी कि ब्लड प्रेशर पड़ता है। और मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है बच्चों। किसमें, मनुष्य में। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गाय, जितने सारे मैमेलियंस है,
सबके सब में क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त पाया जाता है। अब है रुधिर वाहिकाएं, यानी कि ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। शरीर के रुधिर विवरण करने एवं एकत्र करने के लिए शरीर में रुधिर वितरण करने एवं एकत्र करने के लिए असंख्य नलिकाएं पाई जाती है, यानी कि रक्त को एक जगह से हृदय से पूरे शरीर में ट्रांसफर करना और फिर से पूरे शरीर से हृदय तक रक्त को लाने के लिए असंख्य नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें हम रुधिर वाहिकाएं कहते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। रुधिर वाहिकाएं 3 प्रकार की होती है, ब्लड वेसल्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं तो जानते हैं। पहला होता है धमनी, दूसरा होता है शिरा और तीसरा होती है कोशिकाएं। पहला क्या होता है तो धमनी होता है, दूसरा शिरा और तीसरा कोशिकाएं होती है। अब धमनी की बात करते हैं तो ये मोटी और लचीली दीवार वाली नलिका है। जैसे आप हाथ को जब बांधेंगे, डॉक्टर जो सुई देता है तो वह किस चीज में देता है तो धमनी में देता है। जो मोटी होती है दीवार की तरह नलिकाएं हैं, ये शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर में विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। यानी कि शुद्ध रक्त किसे कहते हैं? जो ऑक्सीजन जनित रक्त होगा, जनित रक्त को शुद्ध रक्त कहा जाता है। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होगी उसे क्या कहते हैं तो शुद्ध रक्त कहते हैं, है ना। जो ये शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। इसमें बल्ब अनुपस्थित होते हैं और इसमें रुधिर का बहाव जो होता है तीव्र गति से होता है, यानी कि रुधिर का जो बहाव होता है बड़ा तेज गति से होता है। ये आपका शिरा, मैंने बताया कि ये रुधिर, ये मोटी लचीली दीवार वाली नलिकाएं हैं। ये शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंग तक पहुंचाती है। इसमें बल्ब अनुपस्थित होता है और इसमें हृदय बहाव तीव्र गति, इसमें रुधिर का बहाव जो होता है तीव्र गति से होता है। अब है शिरा, ये पतली और दृढ़ दीवार वाली संकरी नलिका है। देखते हुइएगा कि हाथ में एक मोटा वेन होता है और एक पतला वेन होता है, तो उसे शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। ये जो होता है पतली दृढ़ दीवार वाली नलिकाएं हैं, ये अशुद्ध रुधिर को शरीर के अंगों से हृदय में लाती है। यानी कि CO2 युक्त ब्लड को, CO2 युक्त ब्लड को क्या करती है, ये शिरा ही हृदय तक लाने का काम करती है। इसमें बल्ब उपस्थित होता है और रुधिर का बहाव सामान्य व धीरे धीरे होता है। इसमें रुधिर का बहाव क्या होता है, सामान्य होता है और धीरे धीरे होता है। अब है कोशिकाएं। किसी अंग या उत्तक में पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर अत्यधिक पतली वाहिनियां बनाती है, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। जिसकी संरचना केस जैसी हो। कहता है कि किसी अंग या उत्तक में पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर यानी कि लगातार अत्यधिक पतली पतली वाहिनियां बनाती है, उसे केशिकाएं कहते हैं। और केशिकाएं एक मोटी कोशिका होती है। केशिका क्या होती है? एक मोटी कोशिका होती है, जिससे होकर उत्तक में गैसों व अन्य पदार्थों का विनिमय सरलता से होता है। केशिका में क्या होता है, उत्तकों में, केशिका के उत्तकों में गैसों और अन्य पदार्थ का विनिमय यानी कि आदान प्रदान आसानी से होता है। उसे क्या कहते हैं तो केशिका कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब है दोहरा परिसंचरण तंत्र, यानी कि डबल वैस्कुलेटर सिस्टम। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है? तो मानव हृदय में रुधिर एक हृदय चक्र से
चक्र में 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। कहते हैं कि मानव हृदय में रुधिर एक हृदय चक्र में 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। इस प्रकार के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो पहुंचता कैसे है, 2 बार कैसे होता है? जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है, ऑक्सीजन जब हमारे हृदय तक जाती है तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेकर के पूरे शरीर में वह ट्रांसफर होता है और फिर से जितनी सारी केशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लेकर के हृदय तक आती है, जिसे नासा द्वारा फिर से हम बाहर कर देते हैं। तो एक बार श्वसन की क्रिया में हृदय से 2 बार ब्लड का क्या होना, आना और जाना, उसे ही दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब है दोहरा परिसंचरण तंत्र का महत्व। गर्म रुधिर वाले जीव जैसे पक्षी, जैसे स्तन, जो भी अंडज होते हैं, यानी कि जो भी एब्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उसका शरीर क्या होता है? वह हीट ब्लडेड एनिमल होते हैं। क्या होते हैं? हीट ब्लडेड एनिमल होते हैं। और स्तनधारियों को शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि शरीर में टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए निरंतर एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोहरा परिसंचरण ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर पूर्ण पृथक्करण सुनिश्चित करता है। इन जीवों में उच्च ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, यानी कि ऊर्जा उत्पादन के लिए एक बार ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होता है पूरे शरीर में जाता है, जिससे एटीपी बनता है, और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जब हृदय तक आता है और वह बाहर चला आता है तो वहां पे एडीपी का निर्माण होता है। एम्फीबिया तथा सरीसृप में एम्फीबिया तथा सरीसृप में हृदय 3 कक्षों का बना होता है। एम्फीबिया वैसे जंतु जो जल और स्थल दोनों पर निवास करते हैं, उसे उभयचर कहते हैं या एम्फीबिया कहते हैं। तो एम्फीबिया तथा सरीसृप में हृदय 3 कक्षों का होता है, यानी कि हृदय में 3 बेम्स होते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिश्रित हो जाते हैं। एम्फीबिया में और सरीसृप में, सरीसृप मतलब वैसे जंतु जो रेंग करके चलते हैं, उसमें हृदय जो होता है 3 कोष्ठकों का बना होता है, यानी कि अगर यह हृदय है, क्या है? हृदय है, इसमें 3 ही कोष्ठ है। इसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड और बी ऑक्सीजन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड क्या हो जाते हैं? मिश्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिश्रित हो जाते हैं। और जीव रुधिर का मिश्रण सहन नहीं कर सकते, और जीव जो होता है रुधिर का मिश्रण सहन नहीं करते हैं, क्योंकि उनके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान पर निर्भर करता है। अच्छा, एक बात बताइए, गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना क्यों निकलता है? पसीना इसलिए निकलता है कि हमारा टेम्परेचर, हमारे शरीर का टेम्परेचर जो हो कांस्टेंट हो। वातावरण में अगर टेम्परेचर 37 डिग्री से ज्यादा होता है तो क्या होता है? पसीना निकलने लगता है। तो शरीर टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए वाष्पोत्सर्जन करता है, तापमान पर निर्भर करता है। और मछली का हृदय 2 कक्षों का बना होता है, और मछली जो होता है, मछली का हृदय, मछली का हृदय 2 कक्षों का होता है, 2 कक्षों का होता है। और सरीसृप का 3 कक्ष। ध्यान रखिएगा बच्चों, सरीसृप का हृदय 3 कक्ष का होता है, उसके 3 बेम्स पाए जाते हैं। मछली के हृदय में 2 बेम्स यानी कि 2 कक्ष पाए जाते हैं। और मनुष्य और जितने सारे स्तनधारी हैं उसमें 4 बेम्स होता है हृदय में। कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। अब है लसिका का निर्माण। किस चीज का निर्माण? लसिका का निर्माण। हम लोग रुधिर के बारे में पढ़े, अब हम लोग लसिका के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे मित्रों? लसिका के बारे में पढ़ेंगे। तो रुधिर कोशिकाओं की भांति में छिद्र पाए जाते हैं। रुधिर कोशिकाओं की भित्ति में क्या होते हैं?
रुधिर कोशिका की भित्ति जो होती है उसमें छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों का कुल प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा लसिका का निर्माण करते हैं। किस चीज का निर्माण करते हैं? लसिका का निर्माण करते हैं। बच्चों मैं बताता हूं कि रुधिर कोशिकाओं की भित्ति में क्या पाए जाते हैं? तो छिद्र पाए जाते हैं। मान लेते हैं कि रुधिर कोशिका की भित्ति, इसमें क्या है? असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों से रुधिर का कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन, रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर कहां चले आते हैं? उत्तक के अंतकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं, जिससे लसिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लसिका का निर्माण होता है। लसिका का परिवहन, लसिका अंतःकोशिकीय अवकाश से, लसिका जो होता है अंतःकोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है और आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिनी बनाता है। आपस में मिलकर क्या करता है? बड़ी लसिका वाहिनी बनाता है और अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। और अंत में किस शिरा में खुलती है? बड़ी शिरा में खुलती है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे है लसिका के कार्य। चलिए, लसिका के कार्य, यह अवशोषित वसा का परिवहन करता है। जो हमारे भोजन से वसा अवशोषित होती है, जिसे क्षुद्रांत अवशोषित करता है, उसका क्या करता है? तो परिवहन करता है और अतिरिक्त तरल को बाहर कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाने का काम करता है। यह किसका काम है? तो लसिका का काम है। अब हम लोग जानेंगे रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। किस चीज के बारे में जानेंगे? ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे। तो रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब उत्पन्न होता है, रुधिर वाहिकाओं के भित्ति के विरुद्ध जो दाब उत्पन्न होता है, उसे रक्तदाब कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक उत्पन्न होता है। यह शिरा की अपेक्षा धमनी में रक्तदाब अत्यधिक उत्पन्न होता है। रक्तदाब के दो प्रकार है। एक होता है प्रकुंचन दाब। क्या कहते हैं? प्रकुंचन। एक डायस्टोलिक और दूसरा सिस्टोलिक। हृदय के संकुचन से उत्पन्न दाब के कारण धमनी में रक्त बहता है। हृदय में क्या होता है? तो संकुचन उत्पन्न होता है। क्या होता है? धक 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 धक। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो हृदय के संकुचन से उत्पन्न दाब के कारण धमनी में रक्त बहता है। क्या बहता है? रक्त बहता है। इसे प्रकुंचन दाब कहते हैं, यानी कि इसे अनुशीतलन कहते हैं। और सामान्य प्रकुंचन दाब 120 mm पारा होता है। अगर पारा पे इसे डिनोट किया जाए तो 120 mm पारा होता है, यानी कि इसे डायस्टोलिक कहते हैं। डायस्टोलिक है ना, यानी कि डायस्टोलिक 120 mm पारा होता है। और उसी जगह अगर सिस्टोलिक की बात करें, ब्लड प्रेशर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रकुंचन दाब, एक होता है अनुशीतलन दाब। तो प्रकुंचन 120 mm पारा और अनुशीतलन जो होता है 80 mm पारा होता है। क्या होता है? 80 mm पारा। इसीलिए रक्तदाब जब मापा जाता है तो सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब जो होता है 120 mm बटे 80 mm। ये स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब है। अगर इससे बढ़ता है तो हृदय को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो उसमें क्या होता है? हृदय की जो वेसल्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती है, जिसके कारण हृदय को जब ज्यादा काम करना पड़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब अनुशीतलन के बारे में, तो हृदय में
शिथिलन के कारण धमनी में रक्त दाब कम हो जाता है। हृदय में जब शिथिलन के कारण धमनी में क्या होता है, रक्त दाब कम जाता है, उसे अनुशिथिलन दाब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, अनुशिथिलन दाब कहते हैं। और अनुशिथिलन दाब जो होता है 80 mm पारा होता है। मैंने पहले बताया कि सिस्टोलिक 120 mm और डायस्टोलिक 80 mm, इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसके बाद स्फाइग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्त दाब मापा जाता है। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को स्फाइग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, स्फाइग्मोमैनोमीटर कहते हैं। और उच्च रक्तदाब को अति तनाव यानी कि हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। रक्तदाब अगर बढ़ गया तो उसे क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। धमनियों के सिकुड़ने से रक्त परिवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। जब धमनी सिकुड़ती है तो रक्त दाब में, रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ता है। इससे धमनी क्या हो जाती है, फट जाती है। इससे क्या हो जाएगी, फट जाती है और आंतरिक रक्त स्रवण हो सकता है। इससे क्या होगा, तो हार्ट अटैक का खतरा होता है। जब अत्यधिक रक्त दाब बढ़ेगा तो धमनियां क्या हो जाएगी, फट जाएगी। और जब इंटरनल ब्लीडिंग होगा तो इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, ये हम लोग पढ़ रहे थे जंतुओं में परिवहन। अब हम लोग पढ़ेंगे पादपों में परिवहन। किसमें पढ़ेंगे, पादपों में परिवहन पढ़ेंगे। यानी कि पादपों में परिवहन जिस प्रकार से जंतु में परिवहन होता है, उसी प्रकार से पादपों में भी क्या होता है, परिवहन होता है। तो आप जान लीजिए कि पौधे पर्यावरण से गैस के रूप में CO2 ग्रहण करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। और दम लगा करके मैं आपसे दावा करता हूं कि आप अगर मेरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे तो आप बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में आप बायोलॉजी में 35 में 35 लाने का पावर रखते हैं। 35 नंबर में 35 नंबर, क्योंकि मैं टोटल एनसीईआरटी कंटेंट दे रहा हूं। कोई भी प्राइवेट कंटेंट आपको मैं नहीं दे रहा हूं। टोटल जो है एनसीईआरटी का कंटेंट आपको मैं दे रहा हूं, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो पौधे में पर्यावरण से गैसों के रूप में CO2 ग्रहण होता है। आपको पहले भी फोटोसिंथेसिस में बताए थे कि पर्यावरण से पौधा क्या करता है, तो CO2 ग्रहण करता है। क्या ग्रहण करता है, CO2 ग्रहण करता है। पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधे को 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे को जीवन जीने के लिए 16 प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। मैं आपको बता दूं कि ये 3 प्रकार का पोषक तत्व वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से। और 13 प्रकार का पोषक तत्व मिट्टी से ग्रहण करते हैं। किस चीज से ग्रहण करते हैं, मिट्टी से ग्रहण करते हैं। पौधे को जीवन यापन करने के लिए कितने प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 3 प्रकार का पोषक तत्व जैसे सूर्य का प्रकाश, जिसे सनलाइट कहते हैं, उसके बाद CO2, उसके बाद CO2, O2। ये कहां से ग्रहण करते हैं, ये कहां से ग्रहण करते हैं, तो ये वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। और 13 प्रकार के पोषक तत्व जैसे मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट, बॉक्साइड, ये सारे के सारे पोषक तत्व पौधे मिट्टी से ग्रहण करते हैं। अब जानते हैं
कि ये पदार्थ मृदा में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये जो 13 प्रकार के पोषक तत्व मैंने बताया जो पौधे मिट्टी से ग्रहण करते हैं, वह प्रचुर मात्रा में मिट्टी में पाई जाती है और पादप की जड़ें द्वारा अवशोषित करके हर भाग तक पहुंचाए जाते हैं। पादप इसे क्या करते हैं, जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं और पौधे के जितने सारे भाग हैं वहां तक इसे पहुंचाया जाता है। पादप परिवहन तंत्र में निम्न 2 उत्तक पाए जाते हैं। पादप में परिवहन में 2 उत्तक मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। पहला है जाइलम, याद रखिएगा, ज से जाइलम, यानी कि क्या करता है, जल का वहन करता है, पौधे में जल का वहन करता है। ज से जाइलम, याद रखिएगा ये ट्रिक है। ज से जाइलम ये पौधे में जल का वहन करता है। यह उत्तक तंत्र जड़ों द्वारा अवशोषित जल, खनिज, लवण को पौधे के विभिन्न भागों जैसे तना, पत्तियों, पुष्पों आदि में पहुंचाने का काम करते हैं। तो जल के साथ तो बहुत सारे पोषक तत्व जाएंगे, तो सारे के सारे पोषक तत्वों को पौधे के हर भाग, तना, पत्ते, फूल, फल सब तक पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरा है फ्लोएम, तो एफ से फ्लोएम, याद रखिएगा, एफ से फ्लोएम और एफ से फूड, एफ से फूड, यानी कि ज से जाइलम तो ज से जल, यानी कि जल और अनेक खनिज पदार्थों का स्थानांतरण कौन करता है, तो जाइलम उत्तक करती है। और फ से फ्लोएम और फ से फूड, यानी कि भोजन का स्थानांतरण, यह उत्तक तंत्र पत्तियों में निर्मित खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, यानी कि भोजन का स्थानांतरण पौधे के विभिन्न भागों एवं जड़ों में करता है, जिससे जड़ भी डेवलप्ड करता है और पेड़ पौधे की पत्तियां जो है वो भी डेवलप्ड करती है। अब है जल का परिवहन। मृदा से जल का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। आपको मैं बता दूं बच्चों, अगर ये पौधा है, एज फॉर एग्जाम्पल, इसमें पौधे में क्या होती है, तो मूल रोम होता है। क्या होता है, मूल रोम होता है। और ये क्या होता है, ब्रांच रूट होता है। तो जल का अवशोषण जो होता है यह मूल रोम करता है, मूल रोम, जिसे मूल रूट भी कहा जाता है। तो मृदा से जल का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होती है और मूल रोम तथा मृदा जल के बीच आयन सांद्रता में अंतर होने के कारण जल मूल रोमों में प्रवेश करती है। यहाँ पे क्या है, आयन तत्वों में क्या होती है, तो सांद्रता होती है, जिसके कारण यह मूल रोम में क्या होता है, जल प्रवेश करता है। यह जल क्रमिक रूप से जड़ की कोशिकाओं में विस्तृत होता हुआ जड़ के जाइलम उत्तक तक पहुंचता है। और यह क्या होता है, मूल रोम में यह जाता है और ये जो होता है जाइलम उत्तक में पहुंचता है, जिससे पूरे शरीर में पोषक तत्व और जल का स्थानांतरण होता है। दूसरा है भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। तो मैंने पहले ही बताया कि ज से जल और ज से जाइलम, यानी कि जाइलम उत्तक जो होता है जल का परिवहन मूल रूट के द्वारा पौधे में करता है। और फ से फूड और फ से फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम उत्तक क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण से बने उत्पादों का वहन, स्थानांतरण करने का काम फ्लोएम करता है। और यह वहन फ्लोएम नामक उत्तक द्वारा होता है। यह वहन जो होता है फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। फ्लोएम इन उत्पादों के अलावा एमिनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन करता है। भोजन के अलावा फ्लोएम उत्तक क्या करता है, तो एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड का स्थानांतरण कौन करता है, तो फ्लोएम उत्तक करती है। और भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण उत्तक की सहायक कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिका की ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों सिरा में होता है। इसकी चालनी नलिका क्या करता है, भोजन को ऊपर की तरफ, यानी कि पत्तियों, फल,
रूट, है ना, और नीचे की तरफ जड़ों में भी भेजने का काम करती है। ये आपका था पौधे में परिवहन। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले ले। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, उत्सर्जन। ये लास्ट टॉपिक होगा और कल ये लाइफ प्रोसेस का अंतिम क्लास होगा, जो कि उत्सर्जन है। यानी कि मैं बता दूं एक चीज, कि जीवन में 5 लोगों की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। पहला माता, दूसरा पिता, तीसरा गुरु, चौथा आचार्य और 5वां जीवन संगनी के माता पिता। ये 5 लोगों का सम्मान हमेशा करना चाहिए। माता पिता, गुरु, आचार्य और अर्धांगिनी के माता पिता का सम्मान हमेशा करें। आप अगर इनका सम्मान करते हैं तो दुनिया आपका सम्मान करेगी और आप बहुत ऊंचे शिखर पर जाएंगे। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में उत्सर्जन चलेगा। नेक्स्ट क्लास। जब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।